तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 में जितने भी टाइप्स के रिसोर्सेस हैं उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले रिसोर्स है क्या? जो भी चीज़ कोई भी चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, जिससे हम अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली वो अवेलेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स को हम लोग 4 तरीके में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और ये सबको हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज रहते हैं जो कि हमारे बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड रहते हैं और उनमें लाइफ होती है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना एट्सेट्रा। और अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और नेचुरली बने रहते हैं जैसे कि रॉक्स और मेटल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में दो रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि रीन्यूड किया जा सके या फिर रीप्रोड्यूस किए जा सकते हैं किसी भी फिजिकल या तो केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि सोलार और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज रहते हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी उसको खरीदने का, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स, उसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्राइवेटली ओन रहते हैं इंडिविजुअल से। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स लैंड को ओन, वो वाली लैंड ओन करके रखते हैं जो कि गवर्नमेंट उनको देती है, लेकिन उन्हें रेगुलर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। विलेजेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जन हैं जो लैंडलेस भी है। अर्बन पीपल के पास खुद के प्लॉट्स, हाउसेस और अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो रहती है वो एक कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल रहती है। जैसे कि विलेज कॉमन्स यानी ग्रेजिंग ग्राउंड्स जहाँ पे गाय भैंस चराते हैं, और ब्यूरियल ग्राउंड्स जहाँ पर बॉडीज़ को दफनाया जाता है, या फिर पॉन्ड्स। और पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं। लेकिन प्लेग्राउंड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, खाली कम्युनिटी वाले एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेशन को बिलोंग करते हैं। यानी पहली बात तो हमारे यहाँ, हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबसे पहले नेशन को ही बिलोंग करते हैं। तो हम लोग की कंट्री के पास इतनी लीगल पावर्स भी है कि वो हमारी पब्लिक के अच्छे के लिए किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हटा सकती है। यानी कभी कभी अगर रेलवेज, रोड, कैनाल्स या फिर हाईवेज अगर बनाने रहते हैं, तो अगर उस हाईवे के बीच में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है तो गवर्नमेंट के पास इतनी लीगल पावर रहती है कि वो उसको भी हटा सकती है और अपना काम वहाँ पर चालू करवा सकती है। सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और लैंड विथ इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी पॉलिटिक हमारे जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जितनी भी लैंड आती है, और ओशियनिक एरिया कम से कम 12 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि 22.2 किलोमीटर रहती है कोस्ट से, हमारे इंडियन कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक ये जितना भी एरिया रहता है वो हमारे नेशन को बिलोंग करता है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को उन लोग रेगुलेट करके रखते हैं, यानी अपने कंट्रोल में रखते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो ओशियानिक रिसोर्स रहते हैं वो ओपन ओशियन को बिलोंग करते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकती बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कॉन्करेंस के बाद, यानी पूछताछ के बाद नहीं कर, उससे पहले वो नहीं कर सकती। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट,
तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 रिसोर्सेस हैं: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व्स। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज रहते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी है, जिसमें विंड और सोलार एनर्जी हम लोग अच्छे से बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उतने अच्छे से अभी डेवलप्ड नहीं हुआ जिससे हम लोग उस रिसोर्स को अभी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक सर्वेड है, यानी पता है कि अगर कि ये रिसोर्सेज पता है कि ये कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में है और इसको हम लोग यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको टेक्नोलॉजी और पॉसिबिलिटी के लेवल पर इसको यूज़ किया जाता है। अब स्टॉक एक ऐसी चीज़ है, यानी स्टॉक को यानी ऐसे मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंट में हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेस हैं और वो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को स्टॉक कहा जाता है। जैसे कि वाटर 2 गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को बहुत ही अच्छे से बहुत ही एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर हम लोगों को उतने अच्छे से पता नहीं है कि इसको अच्छे से इसको यूज़ कैसे किया जाए, इसलिए इसको स्टॉक कहते हैं। अब रिज़र्व्स उनको कहते हैं जो कि स्टॉक तो रहते हैं लेकिन उसको स्टॉक जो कि स्टॉक रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पता रहता है कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस ज़रिए से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम लोग को पता रहता है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना भी चालू नहीं हुआ है क्योंकि वो फ्यूचर में काम आ सकता है। जैसे कि जो रिवर वाटर रहता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो सकती है, लेकिन उसको बहुत ही कम यूटिलाइज़ किया जाता है क्योंकि वो फ्यूचर में भी काम आ सकता है। तो ये थे सारे टाइप्स के रिसोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।